नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें एक बहुत ही शानदार सफर पर ले जा रहे हैं। ये कहानी है भारतीय संविधान के बनने की। हम सब जानते हैं कि ये एक महान दस्तावेज है, लेकिन ये बना कैसे, किन बहसों से गुजरा, ये अपने आप में एक महागाथा है। बिल्कुल। आज की हमारी कोशिश यही समझने की है कि इस दस्तावेज को बनाने की प्रक्रिया क्या थी, कौन से बड़े फैसले लिए गए और वो कौन सी बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग करती हैं। सही कहा। चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं और इसकी शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो मुझे हमेशा हैरान करता है। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। हाँ, इतना समय ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा काम रहा होगा। बिल्कुल। ये समय ही इस बात का गवाह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर शब्द, हर विचार पर कितनी गहराई से सोचा होगा। ये कोई जल्दबाजी में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं है। तो फिर कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। इस विशाल प्रक्रिया की नींव ये रखी कैसे गई? इसकी शुरुआत आज़ादी से थोड़ा पहले होती है, 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना से। अच्छा। उस वक्त भारत का भविष्य बहुत धुंधला था। हम्म। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भारत एक रहेगा या बढ़ जाएगा। तो मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैसला लिया। उन्होंने 2 अलग-अलग संविधान सभाओं की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। अच्छा, तो यहीं से ये तय हो गया कि पूरे भारत के लिए एक ही संविधान सभा होगी जो मिलकर देश का भविष्य लिखेगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से एक अखंड भारत के विचार को बल देने जैसा था। और इसी योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और ये कोई छोटी-मोटी समिति नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कुल 389 सीटें थीं। 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए। बाप रे! ये आंकड़ा अपने आप में इस प्रयास की विशालता और समावेशिता को दिखाता है। कोशिश थी कि हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज इस सभा तक पहुंचे। सभा तो बन गई। मैं उस पहली बैठक के बारे में सोच रही हूँ। माहौल कैसा रहा होगा? उम्मीद, तनाव? यकीनन बहुत कुछ मिला जुला होगा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसमें एक बड़ी फांक थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अच्छा, वो अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि सभा के शुरुआत में ही एक खालीपन सा था, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा शामिल ही नहीं हुआ। उस पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये तो एक संसदीय परंपरा है, सबसे वरिष्ठ सदस्य को सम्मान देना। पर यह व्यवस्था स्थायी तो नहीं रही होगी। नहीं, ये सिर्फ 2 दिनों के लिए थी। 11 दिसंबर 1946 को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। और यहीं से संविधान बनाने की गाड़ी ने असल रफ्तार पकड़ी। बिल्कुल। तो एक बार सभा ने काम करना शुरू कर दिया, उनकी पहली प्राथमिकता क्या थी? क्या उन्होंने सीधे कानून बनाने शुरू कर दिए या पहले कोई बड़ा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने सीधे नियम कानून नहीं लिखे, पहले इन्होंने भारत का एक सपना लिखा। सपना? हाँ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। आप इसे संविधान की आत्मा या उसका घोषणा पत्र कह सकती हैं। इसमें ये बताया गया था कि आजाद भारत कैसा होगा। एक संप्रभु गणराज्य, अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देने वाला देश। बिल्कुल। तो पहले ये तय किया गया कि मंजिल क्या है, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता लिखा गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, है ना? सही कहा। इस प्रस्ताव ने संविधान की पूरी इमारत के लिए एक मजबूत नैतिक और दार्शनिक नींव रखी। इस पर सभा में कई दिनों तक गंभीर बहस हुई और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो हमारे संविधान को बहुत खास बनाता है, ये कि इसे बनाने में दुनिया भर के कई संविधानों से प्रेरणा ली गई। हाँ। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। हम जिन अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं की संसदीय प्रणाली को हमने अपना आधार बना लिया। इस पर कोई बहस नहीं हुई। ये सवाल उस समय भी उठा था और इसका जवाब हमारे निर्माताओं की व्यावहारिकता में छिपा है। उनका मकसद था दुनिया भर में जो भी व्यवस्थाएं सफल साबित हुई हैं, उन्हें लेकर भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो देश की जरूरतों को पूरा कर सके। मतलब ये नकल नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ का चयन था। बिल्कुल। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता जैसे विचार लिए, क्योंकि हम उस व्यवस्था से पहले से ही परिचित थे।
और अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां से क्या लिया गया? अमेरिका से हमने अपने संविधान का शायद सबसे मजबूत हिस्सा लिया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सही। ये वो अधिकार हैं जो सरकार भी नागरिक से नहीं छीन सकती। इसके साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, मतलब अदालतों का संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार। हाँ, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। मतलब सरकार की ताकत पर एक लगाम। और आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का क्या योगदान रहा? आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए, मतलब डीपीएसपी। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का ढांचा लिया, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विचार आया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, ये लिस्ट तो और भी लंबी है ना? सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए। फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारी प्रस्तावना की शान बने। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। बिल्कुल। लेकिन इन सब विदेशी स्रोतों के बीच एक स्रोत ऐसा था जो पूरी तरह से भारतीय था, और शायद सबसे बड़ा भी। हाँ, और वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक बहुत विस्तृत कानूनी दस्तावेज था। अच्छा। हमारे संविधान का जो प्रशासनिक ढांचा है, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, इन सब का आधार यही अधिनियम था। इसे हमारे संविधान की नींव का पत्थर कहा जा सकता है। इतने सारे विचारों और इतने सारे लोगों के एक साथ आने पर जाहिर है कि कुछ मुद्दों पर जबरदस्त बहसें भी हुई होंगी। बहसें तो इस प्रक्रिया का दिल थीं। दो मुद्दों पर हुई बहसें खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण थीं। पहली थी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर। ये तो बहुत नाजुक मुद्दा रहा होगा। हाँ, विभाजन की त्रासदी ताजा थी, और अंग्रेजों ने सालों तक पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की नीति से समाज को बांटा था। हाँ, फूट डालो और राज करो की उनकी सबसे कामयाब नीति। मतलब एक समुदाय के प्रतिनिधि को सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट देंगे। बिल्कुल। संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए जहर माना। सरदार पटेल ने इस पर बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। हाँ, और इसकी जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल को अपनाया गया। हालांकि सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। और दूसरी बड़ी बहस किस पर हुई? दूसरी बड़ी बहस प्रस्तावना के कुछ शब्दों को लेकर थी। आज जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हमें बहुत स्वाभाविक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द शुरू में नहीं थे? ये तो आज हमारी राजनीतिक पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है। हाँ, प्रोफेसर केटी शाह जैसे कई सदस्यों ने इन्हें जोड़ने का पुरजोर समर्थन किया था। तो फिर इन्हें जोड़ने का विचार क्यों नहीं माना गया? क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर ने इसका विरोध किया, और उनका तर्क बहुत दूरदर्शी था। अच्छा। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना में ये मूल्य पहले से ही मौजूद है, और हमें आने वाली पीढ़ियों पर कोई खास आर्थिक या सामाजिक विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए। उन्हें ये तय करने की आजादी होनी चाहिए कि देश किस रास्ते पर चलेगा। सही कहा। इसीलिए इन शब्दों को उस समय नहीं जोड़ा गया। इन्हें बहुत बाद में 1976 में 42nd संशोधन के जरिए प्रस्तावना में शामिल किया गया। ये सब सुन के लगता है कि ये काम कितना बड़ा और जटिल रहा होगा। क्या हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इस विशालता को और बेहतर तरीके से समझा सकें? आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। इस पूरे काम के लिए कुल 11 सत्र हुए। 11 सत्र? हाँ, जो 165 दिनों तक चले। सिर्फ संविधान के मसौदे पर ही 114 दिनों तक बहस हुई। 114 दिन? आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक एक कॉमा, एक एक शब्द पर कितनी गहराई से विचार हुआ होगा। उस समय इस पूरे काम पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और संशोधनों का आंकड़ा तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है। सदस्यों ने कुल 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए। 7,000 से ज्यादा? जिनमें से 2,473 पर सभा में बाकायदा बहस हुई। ये बताता है कि ये सिर्फ कुछ विद्वानों द्वारा लिखा गया दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया से निकला एक जीवंत दस्तावेज था। और इसमें एक कलात्मक पहलू भी था, है ना, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। बिल्कुल, ये अपने आप में एक कलाकृति है। मूल संविधान किसी मशीन से टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था, वो पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था।
रुकिए, आप कह रहे हैं कि पूरा संविधान, हर एक शब्द, हर एक अनुच्छेद किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से लिखा गया था? हाँ, ये सच है। आज की डिजिटल दुनिया में तो ये सोचना भी नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। इसके सुलेखक यानी कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। उन्होंने इसे खूबसूरत इटालिक शैली में अपने हाथों से लिखा, और सिर्फ लिखा ही नहीं, इसे सजाया भी गया। ये काम शांतिनिकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया। वाह! संविधान के हर भाग की शुरुआत में भारतीय इतिहास के किसी सुनहरे दौर का चित्र है। मोहनजोदड़ो, वैदिक गुरुकुल, रामायण, महाभारत। मतलब ये संविधान को भारत की हजारों साल की सांस्कृतिक यात्रा से जोड़ता है। सही कहा। तो आखिरकार ये ऐतिहासिक दस्तावेज कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ? मैं अक्सर इन दो तारीखों 26 नवंबर और 26 जनवरी को लेकर थोड़ा उलझन में रहती हूँ। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। यहाँ दो तारीखें हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949, जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को पारित और अंगीकृत किया। उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो क्या पूरा संविधान उसी दिन से लागू हो गया था? नहीं, पूरा नहीं। नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से जुड़े कुछ बहुत जरूरी अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए, ताकि देश का काम न रुके। अच्छा। लेकिन संविधान का बड़ा हिस्सा अभी लागू होना बाकी था। और फिर आती है दूसरी और शायद ज्यादा प्रसिद्ध तारीख, 26 जनवरी 1950, हमारा गणतंत्र दिवस। जी। इस दिन के लिए इंतजार क्यों किया गया? इस तारीख का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और 26 जनवरी को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अच्छा, तो उस ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए ये तारीख चुनी गई। हाँ, उसी दिन को सम्मान देने के लिए, संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। और उसी दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। बिल्कुल। उस दिन भारत का डोमिनियन का दर्जा खत्म हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। उस दिन से हम अपने देश के मालिक खुद बन गए। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये साफ है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा आपने। ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारे निर्माताओं ने इसे इतना लचीला बनाया कि ये समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। इसीलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक सीमा भी है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्याय, इन बुनियादी सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। मतलब ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारे जीने का तरीका, हमारे मूल्य और हमारी साझा आकांक्षाएं हैं। बिल्कुल। संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, जिसे समय के साथ विकसित होने के लिए बनाया गया है। ये देखते हुए कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जरूरत महसूस होने पर बाद में जोड़े गए, ये सोचने पर मजबूर करता है कि 21वीं सदी की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भविष्य में और कौन से संशोधन या व्याख्याएं जरूरी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद सोचा भी नहीं होगा।